Wonder Kids and we are back with laws of motion. तो basically much of the laws of motion तो हम लोगों ने cover कर ही लिया था, अब बस कुछ points remaining हैं and in this video we'll be dealing with some particular kinds of forces. Force तो हमें पता है contact kind के होते, non-contact होते, contact में which require some contact to be exerted, which require some interaction, they will come in contact category. Well, जिसमें कोई interaction या contact की ज़रूरत नहीं है, they are non-contact force. But in this video, we'll be dealing with some particular forces. This is the some particular forces जिसमें आते हैं gravitational force, frictional force, tension. अब ऐसे बहुत सारे spring force okay like this, जैसे weight होता है तो ऐसे बहुत सारे होते हैं. तो some of them we are going to discuss and starting with the gravitational force. Starting with the gravitational force. तो basically इंटरेस्टिंग पॉइंट है, रियली में इंटरेस्टिंग पॉइंट है. एक्चुअल में ना इसे सिर्फ इतने ही टाइम में समराइज करना पॉसिबल नहीं है, तो बेसिकली बहुत थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी इन कंपैरिजन टू द एंटायर. क्योंकि बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ग्रेविटेशन ना इस पे पूरा 11th में हम लोग का एक पूरा चैप्टर होता है ग्रेविटेशन करके. इफ यू आर रीडिंग एनसीईआरटीज तो उसमें भी चैप्टर है. अगर एच.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे, रस विखालेडी कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो तो उसमें तो एक पूरा चैप्टर में ग्रेविटेशन मोटा सा होता है, भरा होता है. एंड इवन उसमें भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होता. जो मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशन का कंसेप्ट होता है उसमें नहीं होता वो सब कंसेप्ट, क्योंकि इवन इट टुक 10 years to Einstein to just include gravitational force in his theory of relativity. क्योंकि 1905 के पेटेंट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद 1915 में उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ग्रेविटेशन इंक्लूड कर पाया था. तो टफ पॉइंट होता है. जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाद में पब्लिश की उन्होंने. तो इन दिस वीडियो पहले तो समराइज कर लो. मेरे पास सपोज के दो बॉडीज हैं और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज इज अब मैं बोलता हूँ दिस इज मास m1, this is mass m2, and according to the universal law of gravitation which was proposed by Sir Isaac Newton, a very great and influential physicist. तो उन्होंने बोला कि every two bodies and every body in the universe tries to attract the other body. क्यों? क्योंकि हर बॉडी इन द यूनिवर्स के पास मास होता है बाय अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स Fg. अगर मैं इसे बोलता हूँ सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. और अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वालिटी डालूंगा तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी फॉल करता है, दैट ही रेफर्ड एज द G. अब ये डायमेंशनलेस नहीं है, ये वाला कांस्टेंट ना डायमेंशनलेस नहीं होता है. और इसकी भी वैल्यू हम लोग एक्सपेरिमेंटली इन आई थिंक 1727 ऐसे ही कुछ निकाला गया था बाय सम एक्सपेरिमेंट. जी की वैल्यू पता चली, दैट वाज दी 6.674 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ये है वैल्यू ऑफ जी. तो बेसिकली थोड़ी लंबी दिख रही है, इसको आप शॉर्टन भी कर लेना. 6.673 हो सकता है, कभी कभी 6.67, 6.7. अब ये बहुत ही मतलब राउंड ऑफ हो गया. अब लेकिन ये क्वेश्चन बेकार है इन द चैप्टर. अब नॉलेज तो भाई होनी चाहिए हमारे पास, बिकॉज नॉलेज इज नेवर यूजलेस. नॉलेज कभी यूजलेस नहीं जाती. जो भी पढ़ो मन से पढ़ो, क्योंकि वो नॉलेज कहीं ना कहीं आपके लाइफ में काम आनी ही आनी है. लेकिन ये सब हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में कर ही सकते हैं भाई. अभी क्या देखना है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दिस इक्वल्स दी mg. क्योंकि ये फोर्स इतना छोटा होता कि बाकी बॉडीज अफेक्ट कर ही नहीं सकती. मेरे पास ये मार्कर है, क्या ये इन दोनों के बीच तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, क्या ये बोर्ड के पास जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन हो रहा नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज द फोर्स इज वेरी स्मॉल कि ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रही. करती होगी लेकिन उधर से हो गया एक्सेलरेशन, इधर से एक्सेलरेशन कैंसिल हो जाता है भाई में. चलो दिस इज द केस. थोड़ा नीचे थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग जनरली ना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मेरे पास यहाँ पे सपोज एक बॉडी है, यहाँ पे आदमी खड़ा,
यहाँ पे अर्थ, तो मैं सेकेंड बॉडी आदमी नहीं अर्थ ही लेता हूँ। दिस डजंट सीम अर्थ एक्चुअली, क्योंकि अर्थ तो भाई थोड़ा बहुत लगाती है, आदमी मतलब नेग्लिजिबल लगाता होगा बेसिकली। तो सेकेंड बॉडी हम लोग अर्थ सपोज करते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अस बाय द अर्थ विल बी गिवन एज mg, मतलब मास ऑफ द बॉडी एंड टाइम्स g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या फिर फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हो जाता है कभी कभी। अब कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी हो गई 9.8 से, तो 10 भी ले सकते हो। कभी कभी बुक में भी जस्ट क्वेश्चन में लिखा होता है टेक जी इक्वल्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टेक जी इक्वल्स इतना उतना। सो बेसिकली वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कुछ नहीं लिखा तो 9.8 ही लेना है। इसी क्वेश्चन को ड्राइव कैसे करें, मैं लिखता हूँ फ्री फॉल सपोज करो। आई डू से कि फ्री फॉल का केस आप जस्ट सपोज करो। मेरे पास ये मार्कर है, इसको मैंने गिराया, ऐसे गिरा दिया। अब इफ आई हैव जस्ट ड्रॉप्ड इट ऐसे इन दिस काइंड ऑफ मैनर, इस पे ना सपोज इसको मैंने एज अ ब्लॉक सपोज किया मार्कर को, ये नीचे जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन a। अब फॉर ऑल काइंड्स ऑफ बॉडीज एक्सेलरेशन ये जो a होता है ना, ये होता है -g, अपवर्ड पॉजिटिव लेके एक्सेलरेशन होता है -g, मतलब कि -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो एक्सेलरेशन हो गया -g, कौन सी फोर्स लगी, नीचे लगी Fg ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका मास m, मैंने लिखा Fg नेगेटिव है, नेट फोर्स इक्वल्स मास, क्योंकि दूसरी कोई फोर्स नहीं है, मास नेग्लिजिबल है वही, बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू में एक्सेलरेशन है -g, तो मास इनटू -g, माइनस कैंसिल, ये रहा mg। तो मेरी जो Fg होता है ये किसके इक्वल होता है, दिस इक्वल्स सी mg। ड्राइव हो गया। इसको ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे तो और भी अच्छे से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ड्राइव कर सकते हो, लेकिन अभी वो नहीं करने वाले। इस मेथड से भी ठीक है, दैट्स ओके। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ये वैल्यू आएगी, लेकिन ना मून पे डिफरेंट वैल्यू होती है, क्लाउड्स, स्काई, डीप ओशन में डिफरेंट वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू वैरी करती रहती है। और डिटेल में तो भाई चैप्टर में ही पढ़ेंगे। दिस इज द मास। अगर चाहो तो ये फॉर्मूला लिख लेना, ये जो मेरा स्मॉल g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज कैपिटल G m1 m2 बाय में r स्क्वायर, सॉरी m1 नहीं, m1 m2 नहीं, सिर्फ m1 बाय में r स्क्वायर, वेयर G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हमेशा सेम, हमेशा कांस्टेंट। m1 इज मास ऑफ अर्थ, r इज रेडियस ऑफ द अर्थ। तो भाई ये तो रही ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, जितना भी जानना था वो हम जान चुके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द वेट। तो बेसिकली मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मतलब कि वेट, दिस इज द वेट। तो भाई वेट होता क्या है, हम लोग डिफाइन करते कि वेट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ, दैट इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बट अगर मुझे और एक्यूरेट डेफिनेशन चाहिए तो वेट वो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता जो अर्थ हम पे लगा रही है, वो फोर्स नहीं होता। टू डिफाइन वेट मैंने बोला मेरे पास है बॉडी ऑफ मास m, नीचे लगी ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, कौन से मैग्नीट्यूड की, m इंटू में g की। सिर्फ अब स्टेट ऑफ रेस्ट पे भी वही ग्रेविटेशनल फोर्स होता, फ्री फॉल में भी वही लगाता, एट रेस्ट पे भी वही लगाता, Fg हुआ mg के इक्वल। अगर मुझे इसे इक्विलिब्रियम में रखना पड़ेगा, रखना है तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, मतलब कि नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए, लेकिन ये तो फ्री फॉल में चला जाएगा सपोज। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसे पकड़ा हूँ तो मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर F, इसे इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। मैंने लिखा इक्वेशन F माइनस Fg किसके इक्वल, नेट फोर्स है, मास इनटू में एक्सेलरेशन के इक्वल। चलो मुझे रखना है इक्विलिब्रियम में, एक्सेलरेशन 0, तो मास इनटू एक्सेलरेशन 0, तो F इक्वल्स Fg, जो कि बेसिकली है mg के इक्वल। मतलब कि ये जो फोर्स F मैं लगा रहा हूँ ना, जो भी mg के इक्वल है, यही मेरा वेट होगा। दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी, मतलब पर्टिकुलर वेट इज सम एक्सटर्नल फोर्स, ये कुछ एक्सटर्नल फोर्स है। तो बेसिकली इफ आई डिस्कस,
तो ये वो फोर्स नहीं जो ग्रेविटेशनल है, दिस इज नॉट सम काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगा रहा है, दिस इज द फोर्स दैट आई मस्ट अप्लाई, जो मुझे लगाना ही चाहिए टू कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। मतलब ये जो केस है दिस इज ऑफ द इक्विलिब्रियम। ओके, मतलब कि जो नेट फोर्स है अगेन दिस इज जीरो, तो नेट फोर्स जीरो होगा। इसीलिए अगर मेरे पास कोई बॉडी है ऑफ मास सपोज 2 kg मास है, नीचे कितना लगा, सपोज मैंने g = 10 लिया। अब फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हो, लेकिन चलो 9.8 ही लेते हैं, मैंने लिया g = 9.8। अब इतना भी सिंपल नहीं करना है, नीचे कितना फोर्स लगेगा, Fg होगा मास इंटू Fg होगा m इंटू में g, 2 × 9.8 19.6 न्यूटन्स। मुझे बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है, मतलब कि मुझे ऊपर F लगाना पड़ेगा जिसका वैल्यू भी 19.6 न्यूटन होना चाहिए टू कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। तो ये जो Fg है वो मेरी वेट नहीं है, ये जो F है इसको मैं अपना वेट W बोलता हूँ, मतलब इट इज सम एक्सटर्नल फोर्स जो हमें लगाना है। ओके, डू नॉट बी कंफ्यूज, दिस इज नॉट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, हमें जो लगाना है वही होगा। तो इसका वेट, लेकिन हाँ, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम केस ये और ये इक्वल होंगे, तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन अगर करेक्टली डिफाइन करना है तो दैट इज नॉट द केस। तो भाई W तो होता है mg के इक्वल, रिमेंबर वेट को लिख लेना W, दिस इक्वल्स दी mg, यहाँ से भी ड्राइव होता है। तो दिस इज माय आंसर, इक्वेशन भी ड्राइव हो गया। चलो, वेट का कंसेप्ट ना बहुत इजी था। एक टॉपिक आता है वेइंग करके, व्हाट इज अबाउट वेइंग। तो बेसिकली हम लोग कैसे ना वेट मेजर करते ऑफ 2 बॉडीज। सपोज ना, जैसे हम लोग कहीं भी कुछ भी खरीदने जाते हैं, इफ वी गो टू परचेज एनी काइंड ऑफ थिंग, कुछ खरीदने जाते, यहाँ पे क्या होता है, ऐसे कुछ रखा होता है या कुछ पुली टाइप आई थिंक बना होता, राइट? नहीं, पुली नहीं बना होता, दैट इज नॉट एक्चुअल में पुली। सपोज मैंने इसको सपोज किया पुली है, सपोज पुली है, लेकिन एक्चुअल में पुली नहीं होता, कुछ डिफरेंट सिस्टम होता है, याद नहीं आ रहा है, पुली सपोज कर लो। तो यहाँ पे अगर सपोज मैंने कुछ पैकेट में शुगर रखा है, इफ आई हैव टेकन सम काइंड ऑफ शुगर, तो यहाँ पे मुझे रेफरेंस बॉडी, कुछ रेफरेंस बॉडी, सपोज एक ब्लॉक ऑफ मास 1 kg का ब्लॉक रखना पड़ेगा। अगर ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्या लगेगा 1 × 9.8 न्यूटन इधर लगा, यहाँ पे भी अगर वही केस है, इफ वर्टिकली दे आर एट द सेम पोजिशन, मतलब कि ये भी 1 kg का है। तो ऐसे वेट हम लोग भाई मेज़र करते, शॉपकीपर से जनरली बेचते हैं, खरीदते हैं, वी गो एट शॉप, तो वो सब भी इसी से मेज़र होता है बाय द कंसेप्ट ऑफ द वेट। तो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है रैली में, लेकिन सपोज करो एलिवेटर में हो वेइंग मशीन, तो क्या रीडिंग दिखाएगी वो तो भाई नेक्स्ट टॉपिक, मतलब कि नॉर्मल फोर्स पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो पहली बात तो हम लोग को पॉज करना है वीडियो एंड देन विल स्टार्ट अगेन। तो बेसिकली मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मतलब कि नॉर्मल फोर्स। व्हाट इज नॉर्मल फोर्स या फिर व्हाट इज द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो बेसिकली भाई दिस इज आवर नेक्स्ट पॉइंट। तो वेट तो हम लोग को पता चल गया। व्हाट इफ आई से टू यू कि सपोज अ बॉडी, मेरे पास यहाँ पे एक बॉडी है, इसको मैंने रखा किसी भी टेबल पे, आप जस्ट केप्ट इट ओवर एनी टेबल, भाई टेबल नहीं दिख रहा है, ओके, दिस इज जस्ट 2 डायमेंशनल है, बोर्ड तो 2 डायमेंशनल है, तो टेबल भी 2 डायमेंशनल दिख रहा है। सपोज यहाँ पे उसका दूसरा लेग, यहाँ पे दूसरा, ओके, ये बॉडी मैंने रखा टेबल पे, नीचे लगा फोर्स Fg। तो भाई इफ आई जस्ट फोकस, तो ये टेबल तोड़ के नीचे क्यों नहीं चला जाता? व्हाई डजंट इट ब्रेक द टेबल एंड गो डाउन? ये और नीचे, जब भी किसी चीज पे रखा है तो और नीचे क्यों नहीं जाता? दिस इज अ कंडीशन, क्योंकि वहां पे चीज रखी है। तो क्या हुआ, व्हाट इज, ये रास्ते में भाई अगर आ रही है तो उसे तोड़ के क्यों नहीं चले जाता? क्यों नहीं उसके थ्रू पास करके चले जाता है, जैसे टेलीपोर्ट हो जाता है, दिस काइंड ऑफ। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज टेबल भी इस पे कुछ फोर्स लगा रही है, जो होता है भाई मेरा
एन मतलब कि नॉर्मल फोर्स या फिर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। जो ये नॉर्मल है ना, दिस कम्स फ्रॉम द मैथमेटिकल वर्ड मीनिंग परपेंडिकुलर। ये जो नॉर्मल है, दिस इज सम मैथमेटिकल वर्ड दैट इज परपेंडिकुलर। इसका मीनिंग होता है परपेंडिकुलर फोर्स। यहाँ पे है सरफेस ऑफ कांटेक्ट, तो इससे परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री से बना रहा है मेरा नॉर्मल फोर्स। तो बेसिकली 180 डिग्री विद द जस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ये पूरा अपवर्ड। अगर ऐसे होता, मैंने सिस्टम को पलट दिया, तो Fg तो नीचे लगेगा लेकिन तब N भी नीचे लगने लगेगा। तो जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट मेरा N लगता है। ये बॉडी इस वक्त रेस्ट पे है, मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ द N। मैंने लिखा इक्वेशन अपवर्ड पॉजिटिव, तो N डाउनवर्ड नेगेटिव, माइनस में Fg किसके इक्वल, मास इनटू एक्सेलरेशन, बॉडी रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन 0, मतलब कि N इक्वल्स Fg, या फिर दिस इज द mg, मतलब कि जो मेरा n होता है दैट इक्वल्स दी mg। चलो दिस इज द इक्वेशन। लेकिन कुछ केसेस में, इन सम काइंड्स ऑफ केसेस, एक्चुअल में ना, लेट मी इन्फॉर्म यू, जो वेट होता है किसी बॉडी का, जो वेइंग मशीन होती है वो वेट बताती ही नहीं है। एनी काइंड ऑफ वेइंग मशीन कैन नॉट टेल द वेट ऑफ द बॉडी, वो वेट ऑफ द बॉडी नहीं बताती है। क्यों नहीं बताती? व्हाई डजंट इट टेल द वेट? एक्चुअल में ये बताती है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि अगर बॉडी रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एक्सटर्नली 0 है, तब नॉर्मल फोर्स एंड वेट तो इक्वल हो रही है। इसीलिए अगर नॉर्मल फोर्स बता दे तो उसी के इक्वल वेट होता है दोनों भी, एंड एक्चुअल में फोर्सेस होते। तो दैट्स वाई ये कोई भी वेइंग मशीन, नाम तो है वेइंग मशीन, तो वे करने वाली, लेकिन कभी वेट नहीं बताती, ये हमेशा नॉर्मल फोर्स बताती है। इसीलिए तो अगर कोई एलिवेटर में वो वेइंग मशीन रख दे, अगर हम लोग किसी भी एलिवेटर में एक वेइंग मशीन रख दे जिसका एक्सेलरेशन है AY, सपोज यहाँ पे मैंने कोई वेइंग मशीन रखी, यहाँ पे मैंने खड़ा हो गया, मेरा मास कुछ भी रख सकते हैं, सपोज आई टेक स्मॉल m, मेरा जो मास है ना एलिवेटर का नहीं, मेरा जो मास है दैट इज स्मॉल m, मैं जा रहा हूँ ऊपर विथ एक्सेलरेशन AY, वेक्टर AY, तो मैंने अपवर्ड पॉजिटिव लिया है। अब ये नहीं पता ऊपर जा रहा हूँ कि नीचे जा रहा हूँ, तो वेक्टर AY, लेकिन समहाउ मेरा एक्सेलरेशन है, तो मैं क्या लिखूंगा, मेरा जो नॉर्मल फोर्स है क्या बताएगी रीडिंग, व्हाट विल बी द रीडिंग इन द वेइंग मशीन, वो तो मैं भाई मेरा नॉर्मल फोर्स बताती है। तो इसीलिए क्या होगा इन द गिवन केस, मेरा तो नीचे ग्रेविटेशनल पुल लगेगा ही लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा, लेकिन इस बार जो मेरा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा ना, दिस विल बी द मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। इस बार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लगी, लेकिन AY भी लग गया, इसमें ऐड कर दो AY का साइन हमें नहीं पता, रियली में नहीं पता। अब सिंबल पे भाई डिपेंड करता है, नेगेटिव होगा तो सब्ट्रैक्ट करना, पॉजिटिव होगा तो भाई मैं ऐड करना। ऐसा क्यों होता है? दिस इज कॉल्ड द अपैरेंट वेट। इसीलिए एक्सेलरेटिंग एलिवेटर में जनरली हम लोग कुछ नहीं रखते, वे नहीं करते, इसीलिए तो ऊपर नीचे जब भी एनी काइंड ऑफ जस्ट लाइक लिफ्ट इज गोइंग वेरी अप या फिर बहुत ही नीचे डाउन सपोज चल जाती है विथ वेरी हाई एक्सेलरेशन, तो हमें लगता है हमारा वेट 0 हो रहा है, एंड जस्ट वी फील लाइक टू वोमिट बिकॉज दैट इज कॉल्ड द वेटलेसनेस, या फिर दिस एज अ होल सिस्टम विल बी कॉल्ड द अपैरेंट वेट। तो भाई दिस इज कोई फोर्स नहीं लगी, ये जो ना वेइंग मैं जो लगाऊंगा इस पे जो नॉर्मल फोर्स लगाऊंगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पैर बनेंगे, तो मैं जो भी नॉर्मल फोर्स लगाऊंगा एन वही ये कैलकुलेट कर लेगी जो मैं लगाता रहूँगा ऑन दी वेइंग मशीन। तो भाई दिस इज दी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, या फिर सिंपली में नॉर्मल फोर्स, जो कि कभी कभी हम लोग रिप्लेस कर देते बाय दी W, क्योंकि W तो हमेशा mg रहता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द यूनिवर्स, लेकिन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स वेरी करते रहता है, दैट्स वाई n इक्वल्स mg प्लस AY। ये इक्वेशन भी ड्राइव कर सकते हो, ईजी है। इस बार जैसे सपोज n माइनस Fg क्या हुआ, n माइनस Fg किसके इक्वल हुआ, मास इनटू में एक्सेलरेशन, तो n किसके इक्वल हुआ, Fg प्लस में मास इनटू एक्सेलरेशन। ये रहा Fg मेरा क्या है, Fg इक्वल्स थी mg, mg प्लस में ma,
ये रहा m एज अ कॉमन, g प्लस a, चलो यही है। अब वेक्टर्स लगा देना क्योंकि सिंबल तो चाहिए होंगे, वेक्टर्स लगा देना, दिस इज इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ थिंग, वेक्टर्स आर जस्ट इम्पोर्टेंट। चलो तो n हो गया मेरा m ब्रैकेट g प्लस a ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल फोर्स, ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है तो ये तो सिंबल डाल देना, अपवर्ड पॉजिटिव लेके, कुछ भी पॉजिटिव लेना, लेकिन आंसर तो भाई हमारे प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। सो दिस वाज अबाउट द नॉर्मल फोर्स एंड नाउ लेट अस प्रोसीड टू अ न्यू टॉपिक। तो बेसिकली मूविंग टू अ नेक्स्ट पॉइंट, तो फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन सिंस हम लोग जानते हैं इट इज सम काइंड ऑफ अपोजिंग फोर्स। अगर मैंने यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है, इट इज केप्ट एट दी सरफेस, तो यहाँ पे भी कुछ फोर्स फ्रिक्शन f वेक्टर f लगता है। तो बेसिकली फ्रिक्शन यू नो इट इज सम काइंड ऑफ अपोजिंग फोर्स दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द वेलोसिटी या फिर मोशन ऑफ द बॉडी। फ्रिक्शन अगर सच्चाई की बात करें ना तो इट इज सम वेरी लार्ज टॉपिक, इसलिए उसको डिटेल्ड वे में अगले वीडियो में कवर कर सकते हैं। ओनली दिस यू नीड टू नो कि कुछ टॉपिक्स में, कुछ पॉइंट्स में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इवन इन दिस चैप्टर आप कुछ डीपीपीस करोगे, कुछ प्रॉब्लम्स करोगे तो उसमें कहीं कहीं लिखा होता है कि पुली एंड सरफेस, इंक्लाइंड प्लेन, ये सब फ्रिक्शनलेस है, मतलब फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है। दिस इज फ्रिक्शन। तो भाई फ्रिक्शन तो लंबा टॉपिक है, अगली वीडियो में कवर होगा एज अ होल। अब आया भाई में हमारा टेंशन। व्हाट इज टेंशन? तो टेंशन इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ फोर्स। अगर मैंने यहाँ पे लगाया एक ब्लॉक, दिस इज केप्ट एट द सरफेस लाइक दिस हॉरिजॉन्टली। अब अगेन मैंने यहाँ से इसे, सपोज मैंने ना यहाँ इसे खींच रहा हूँ फ्रॉम हियर, हियर इज माई हैंड, यहाँ पे मेरा हाथ तो नहीं दिख रहा, दिस सीम्स टू बी किसी बिल्ली का हाथ दिख रहा है आई थिंक। तो यहाँ पे ना मैं इसे खींच रहा हूँ तो ऑब्वियसली आएगा तो इधर, लेकिन यहाँ पे ना टुवर्ड्स हियर एक काइंड की फोर्स टेंशन टी डेवलप होगी बिकॉज स्ट्रिंग इज टॉट, ये स्ट्रेच होगा। यहाँ पे मैंने रोप से लगाया, रोप से अटैच किया, इसीलिए स्ट्रिंग जो ये रोप है ये स्ट्रेच होने लगेगी। इसीलिए यहाँ पे मेरा थ्रू आउट द रोप, अगर रोप मासलेस है मतलब कोई ज़्यादा मास नहीं है, मास नेग्लिजिबल है, तो थ्रू आउट द रोप कुछ फोर्सेस टेंशन टी डेवलप होंगी। मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है रोप, मतलब कि थ्रू आउट द रोप सेम टेंशन टी डेवलप होगा। ओके, तो बेसिकली दैट इज द पॉइंट। कभी कभी टेंशन में हम लोग कुछ पुली वाले केस देखते हैं, वी सी सम काइंड्स ऑफ पुलिस वाले केस। कुछ ऐसी पुली बनी होती, यहाँ पे मैंने दो मासेस हैंग कर लिया, यहाँ पे हैंग किया m1, यहाँ पे हैंग किया m2, यहाँ पे टेंशन कुछ t डेवलप हुआ, यहाँ पे भी t। तो अगर स्ट्रिंग सेम है, अगर स्ट्रिंग सेम है, मासलेस है, तो यहाँ पे भी टेंशन t डेवलप होने वाला है, यहाँ पे भी t। तो इस केस में ना आप इक्वेशंस लिखोगी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। सपोज कि मास जो यहाँ पे तो सिंस m2 है, अगर मास m1 इज हैवियर, अगर मास m1 इज हैवियर देन m2, ये बड़ा है देन m2, तो m1 नीचे जाएगा, m2 ऊपर आएगा। नीचे गया एक्सेलरेशन a से तो m2 भी ऊपर आएगा विद सम एक्सेलरेशन a। अगर आपको a या t की वैल्यू चाहिए, मैं बोलता हूँ इक्वेशंस लिखो, तब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते। तो बेसिकली इफ यू ट्राई टू राइट इक्वेशन, m1 के लिए मैंने डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया, नीचे मोशन हो रहा है, नीचे हुआ, तो वन थिंग, एक बात ना यू हैव टू मस्ट रिमेंबर कि टेंशन इज सम इंटरनल फोर्स, ये कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, दिस इज सम इंटरनल फोर्स। नीचे जा रहा है, नीचे लगा फोर्स Fg, नीचे लगा फोर्स Fg मतलब मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो बेसिकली मास इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। नीचे पॉजिटिव mg, माइनस में t किसके इक्वल, मास इनटू एक्सेलरेशन ma m1। ओके, इसके लिए इक्वेशन लिखो, u ऊपर जाए, अपवर्ड पॉजिटिव, यहाँ पे लगा m2g। चलो टेंशन t माइनस m2g किसके इक्वल, m2a। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, t एंड t मर गए। दिस इज यहाँ से मिला m1g माइनस में m2g इक्वल्स a कॉमन ले लेना, m1 प्लस में m2, एंड फाइनली यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाता है m1g माइनस m2g बाय में m1 प्लस में m2।
तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन निकल जाता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, वो तो प्रॉब्लम में आप सीख ही जाओगे। अब अगर एक्सेलरेशन निकल गया तो यहाँ से इसमें से निकाल के इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू डालो, इसमें भी डाल सकते हो, दोनों में से कोई इक्वेशन उठा लेना एंड इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल के टेंशन भी निकाल सकते हो। तो टेंशन भी इजी टॉपिक है, बहुत ही टफ भी नहीं है। यहाँ पे ना इफ़ यू विश तो कुछ केसेस ऐसे आते, यहाँ पे हंग है, यहाँ पे मेरे पास ब्लॉक ऑफ मास m, यहाँ पे टेंशन T डेवलप होगी, मैंने लिखा ऊपर T नीचे mg, इक्विलिब्रियम का है केस T माइनस mg इक्वल 0, मतलब कि T इक्वल्स mg, यहाँ पे टेंशन mg। तो जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो तो सीख ही जाएंगे। तो ये तो थ्योरी है, टेंशन भी कंप्लीट एंड होप विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फुल। जय हिंद, जय भारत।